तो चलिए स्टार्ट करा जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेज़र होता क्या है। देखो, लेज़र जो शब्द है, स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं तो LASER, जिसका फुल फॉर्म अगर हम बनाएं तो फुल फॉर्म क्या बनेगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। अगर मैं लेज़र का फुल फॉर्म बनाता हूं, अगर मैं लेज़र का फुल फॉर्म बनाता हूं LASER, तो ये क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन। क्या होगा? ये होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये क्या है? ये फुल फॉर्म है किसका? लेज़र का। लेज़र होता क्या है? लेज़र एक ऐसा सोर्स है, लेज़र एक ऐसा सोर्स है जो कि ऑलमोस्ट परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शनल होता है। जो डायरेक्शन में कैसा होता है? मोनोक्रोमेटिक होता है। इसके अंदर हाई कोहेरेंट बीम होती है लाइट की। कोहेरेंट मतलब जिनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, है ना। तो परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शनल होता है, साथ ही साथ हाईली कोहेरेंट बीम होती है लाइट की। तो इस तरह का जो सोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेज़र कहते हैं। लेज़र है क्या? इट इज अ सोर्स which emits it is a source which emits an intense which emits an intense almost perfectly monochromatic directional almost perfectly monochromatic directional almost perfect monochromatic directional and highly coherent beam of light and highly coherent beam of light highly coherent beam of light highly coherent beam of light। तो ये जो सोर्स है ये कहलाता है लेज़र। तो ऐसा कोई भी सोर्स जो परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शनल हाई कोहेरेंस लाइट जो है वो बीम, लाइट की बीम निकाल रहा है, एमिट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लेज़र। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है ये कि फॉर अ लेज़र विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज़ परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शनल। दूसरा बन सकता है हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा बन सकता है ए और बी बोथ, और फोर्थ नन ऑफ द अबव। इस तरह से इसमें ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो लेज़र है वो किस फिनोमेना पर काम करता है? तो लेज़र काम करता है स्टिमुलेटेड एमिशन। इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका प्रिंसिपल। तो लेज़र किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये काम करता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन हालांकि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन होता क्या है। तो इट वर्क्स ऑन फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि इंपॉर्टेंट है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ या फिनोमिना ऑफ, प्रिंसिपल छोड़ो फिनोमिना लिखो, ऑन द फिनोमिना ऑफ, इट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ stimulated emission। It works on the phenomena of stimulated emission। ये स्टिमुलेटेड एमिशन के फिनोमेना पर काम करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि जो लेज़र है वो किस फिनोमेना पर काम करता है। तो लेज़र काम करता है स्टिमुलेटेड एमिशन। दो तरह के एमिशन होते हैं, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन और एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इन दोनों को ही हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपको ये बताया कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, लेज़र किस तरह के सोर्स को कहा जाता है और किस फिनोमिना पर ये काम करता है। सबसे पहले आइंस्टीन ने इसके बारे में बात की। आइंस्टीन ने क्या कहा कि आइंस्टीन ने सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव की,
ठीक है, तो उसने इक्विलिब्रियम कंसीडर किया किस किस के बीच में, मैटर, कोई भी जो मैटर है उसके बीच में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में। तो आइंस्टीन ने इक्विलिब्रियम कंसीडर किया एक मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, किसके अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर, किसके अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर, और किस पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। उसने ये देखा कि जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, किसके कारण, एक तो एब्जॉर्प्शन के कारण और एक स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण। मैं वापस से रिपीट कर दूं, सबसे पहले आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने कंसीडर किया एक ब्लैक बॉडी चैम्बर के अंदर एक मैटर यानी कि कोई भी पदार्थ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन को उसने कंसीडर किया कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। उसने ये देखा कि जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन से, स्पॉन्टेनियस एमिशन से हो रहा है ना, स्टिमुलेटेड की बात नहीं हुई, किससे हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन और जो एब्जॉर्प्शन है उससे हो रहा है। फिर उसके बाद उसने ये देखा कि जो एब्जॉर्प्शन है और एमिशन प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस है वो अकेले केवल सफिशिएंट नहीं है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, अकेले वो सफिशिएंट नहीं है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। तो उसने एक तीसरा जो प्रोसेस है उसको भी प्रोडक्ट किया और उस तीसरे प्रोसेस को उसने नाम दिया स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो फिनोमिना आया है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये इंट्रोड्यूस किया किसने, आइंस्टीन ने। उसने क्या कहा कि जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन और एब्जॉर्प्शन से वो केवल सफिशिएंट नहीं है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, यहां पर एक तीसरा फिनोमिना भी होगा जिसको क्या कहा जाएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या कहा जाएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो द टर्म मैं यहां लिख रहा हूं, द कंसेप्ट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, the concept of stimulated emission in laser is introduced by Einstein is introduced by Einstein. He said that equilibrium between a matter and electromagnetic radiation is achieved by stimulated emission along with absorption and spontaneous emission along with absorption and spontaneous emission। यानी कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पहुंचेगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी, उसमें तीनों फिनोमिना काम करेंगे। कौन कौन सा, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो पहले जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो रही थी वो हो रही थी एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस। ने आइंस्टीन ने कहा कि एक और चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो वहां से पहली बार वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर के अंदर, और फिर हमने देखा कि जो लेजर है वो काम ही किसके ऊपर कर रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर कर रहा है ना। तो क्वेश्चन बन गया कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया। हालांकि जो ये स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर 1954 तक बहुत ज़्यादा अटेंशन इसके ऊपर नहीं दिया गया, थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान दिया गया। उसके बाद में 1954 के बाद पहला माइक्रोवेव एम्पलीफायर जब डेवलप किया गया है ना, विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, जिसको माजर कहा गया, मेजर, एक होता है लेजर एक होता है मेजर। तो 1954 के बाद जब पहला माइक्रोवेव एम्पलीफायर
डेवलप किया गया, किसकी हेल्प से? अमोनिया की हेल्प से, जिसमें अमोनिया को यूज़ किया गया। उसके बाद जो स्टिमुलेटेड एमिशन वर्ड है उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाने लगा। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, जैसे रूबी लेज़र डेवलप हुआ, टू लेवल लेज़र डेवलप हुआ, 3 लेवल लेज़र डेवलप हुआ। तो 1954 के बाद जो ये स्टिमुलेटेड एमिशन वर्ड है इसके ऊपर ज़्यादा काम होने लगा। अब यहाँ पर जो रेडिएशन होगा, तो रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन 3 तरह से होगा। एक होगा, 2 तरह से होगा, एक होगा एब्जॉर्प्शन और एक होगा एमिशन। तो एब्जॉर्प्शन में आप एक वर्ड पढ़ोगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और इसी तरह से एमिशन के अंदर आप 2 वर्ड पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक पढ़ोगे आप स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक आप पढ़ोगे स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन रेडिएशन विद मैटर, यानी कि जो रेडिएशन है वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, वो सारी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये पता है कि कोई भी जो एटॉमिक सिस्टम है उसमें जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, है ना। कोई भी जो एटॉमिक सिस्टम है उस एटॉमिक सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट होती है, और यूजुअली जो एटम्स होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं। यूजुअली जो एटम्स होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट्स के अंदर होते हैं, और इन लोअर एनर्जी स्टेट्स को हम ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अब जब कोई एटम जो लोअर एनर्जी स्टेट में है और एक्साइट होकर हाई एनर्जी स्टेट में जाता है ना, तो जब वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, जरूरी नहीं वो पहली में जाए, वो दूसरी में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है। मान लो कि वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो वो नंबर ऑफ प्रोसेस को पार करता हुआ, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को पार करता हुआ कहां पर जाएगा, यानी कि लो से हाई में जाना है तो उसको बहुत सारी प्रोसेस पास करनी होगी। जब वो पास करेगा तो लो से हाई में जाने के लिए वो अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको बाहर से कुछ खिलाना पड़ेगा, मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पर उसको हम नाम देंगे एब्जॉर्प्शन। तो जब वो लो स्टेट से हाई स्टेट के अंदर जाएगा अलग अलग प्रोसेस से होता हुआ, तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करेगा, ये किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगी। इसी तरह से जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा और जब वो लोअर स्टेट के अंदर आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा, तो वो भरा पड़ा है। अब वो लोअर में आएगा मतलब उसको एनर्जी बाहर निकालनी है। तो वही अब एटम जो एक्साइटेड स्टेट में है, लो में आने के लिए अपनी जो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में थी उसके पास, उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो यहां पर अब जो एमिशन हो रहा है, और इसके पहले हमने क्या देखा था? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो लो से हाई में जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। और हाई से लो में जब वो आएगा तो उसको हम कहेंगे एमिशन। ठीक है, 2 चीजें तो यहां पर आप ये क्लियर करो कि एक स्टेट को मैं लिख रहा हूं लो और एक स्टेट को मैं लिख रहा हूं हाई या एक्साइटेड। इसको मैं लिख रहा हूं एक्साइटेड, तो ये लिख रहा हूं मैं एक्साइटेड स्टेट और ये लो स्टेट। इसी तरह से यहां पर बना रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं हाई एक्साइटेड स्टेट और इसको मैं लिख रहा हूं लो स्टेट। तो ये हो गई एक्साइटेड और ये हो गई लोअर या ग्राउंड स्टेट। अब यहां पर 2 फिनोमेना हो रहे हैं। एक फिनोमेना जब ये लो से कहां जाएगा? हाई में जाएगा। तो लो से हाई में जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। और जब ये हाई से लो में आएगा तो इसको हम बोलेंगे एमिशन। तो हाई से लो में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन। तो एब्जॉर्प्शन में जाएगा तो इसको रेडिएशन देनी पड़ेगी, तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको देनी पड़ेगी। तो ये आ गया ईएम रेडिएशंस। तो यहां आ गया ईएम रेडिएशंस। और जब ये हाई से लो में आएगा तो यहां पर जो रेडिएशंस है वो बाहर निकलेंगी। तो ये क्या हो गई? ईएम रेडिएशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर जो इंटरेक्शन है रेडिएशन का मैटर के साथ वो 2 तरह से हो रहा है, एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन। अब जो ये एब्जॉर्प्शन है इसको बोला जाता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और जो एमिशन है ये 2 तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ये प्रेडिक्ट किया कि जो एमिशन है वो 2 तरह का होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो होगा, एब्जॉर्प्शन जो है यहां पर वो होगा 2 तरह। एक
कौन सा होगा? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और एमिशन जो है वो यहां पर दो तरह का होगा। तो एमिशन जो है वो यहां पर दो तरह का होगा। तो इट मे बी स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस। इट मे बी स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस। तो ये दो तरह के एमिशन होंगे, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस। ये किसने प्रेडिक्ट किया? आइंस्टीन ने। प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने ये प्रेडिक्ट किया कि जो एमिशन है वो दो तरह का हो रहा है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक तरह का हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का तो मतलब क्या है कि लो स्टेट से कहां पर जाएगा? हाई स्टेट में जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट से किस में पहुंचेगा? वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। तो मान लो कि कोई जो एटम है वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है या लोअर स्टेट के अंदर है, जिसको हम 1 से डिनोट करेंगे, और उसकी जो हायर स्टेट है उसको हम 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमने दो क्वांटम स्टेट ले ली, दो स्टेट ले ली। एक को मैंने लिखा 1 से और एक को लिखा मैंने 2 से। 1 का मतलब है लोअर स्टेट और 2 का मतलब है हायर स्टेट। 1 स्टैंड्स फॉर लोअर स्टेट और 2 स्टैंड्स फॉर हायर स्टेट। 2 का क्या मतलब है? हायर स्टेट है। 1 का मतलब है लोअर स्टेट। अब यहां पर क्या हो रहा है कि लोअर स्टेट से कहां पर ले जाना है? हायर स्टेट में ले जाना है। तो इसके लिए ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या एब्जॉर्ब करेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम कितनी है? न्यू है। तो मान लेते हैं इसकी जो एनर्जी लेवल है वो है E1 और इसका एनर्जी लेवल है E2। तो यहां से ये फोटोन आया, ये फोटोन कितना आ गया? h न्यू। और यहां से ये लो से कहां जा रहा है? हाई पे जा रहा है। लो से हाई पे जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी जो एनर्जी है रेडिएशन की, फोटोन की एनर्जी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? न्यू है। तो एज वी नो कि जो E है वो बराबर होता है h न्यू। तो यहां पर एनर्जी का डिफरेंस हो गया डेल्टा E। तो हायर एनर्जी जो हो गई वो हो गई E2 और लोअर एनर्जी हो गई E1। तो ये हो गया h न्यू। तो यहां से न्यू बराबर क्या हो गया? ये हो गया E2 माइनस E1 अपॉन h। ये किसके बराबर हो गया? E2 माइनस E1 अपॉन h। ये फ्रिक्वेंसी हो गई किसकी? उस रेडिएशन की जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस प्रोसेस में, है ना, जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस प्रोसेस में। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें जो हमारे पास एटम है जो लोअर एनर्जी स्टेट से कहां पर जा रहा है? हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। किससे? एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जा रहा है या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड जो वर्ड है उसका मतलब होता है कंट्रोल्ड। उसका मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड, यानी कि कंट्रोल है सब कुछ। तो द फिनोमिना, तो दिस फिनोमिना of atom to move from lower energy state to higher energy state, lower energy state to higher energy state with help of absorbing the radiation, or state by absorbing the radiation। और इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इंड्यूस्ड रेडिएशन। रेडिएशन इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मेरे हिसाब से वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद दूसरा आता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक आता है स्पॉन्टेनियस के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन। तो दूसरा वर्ड है स्पॉन्टेनियस एमिशन।
स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसमें क्या होगा, हायर स्टेट से कहाँ पर आएगा, लोअर स्टेट में आएगा। तो मैंने एक स्टेट बना ली हायर स्टेट और एक बना ली मैंने लोअर स्टेट। तो ये हो गया हायर और ये हो गया लोअर। तो यहाँ जो एनर्जी लेवल है उसको मैंने लिख दिया E2 और यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है उसको लिख दिया मैंने E1। अब यहाँ से जो एटम है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये एमिट करेगा रेडिएशन को। रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो होगी h न्यू और फ्रिक्वेंसी होगी उसकी न्यू। तो मान लिया एटम जो है इनिशियली एनर्जी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में है और उसके बाद वहाँ से वो कौन सी स्टेट में जा रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहा है। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट में होगा तो उसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁸ सेकंड्स का जो लाइफ टाइम होता है उसका, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है और इस टाइम को कहते हैं कोहेरेंस टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा और उसके बाद वो वहाँ से कहाँ चलेगा, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर चलेगा। जब वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर चलेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, बाहर निकालेगा फोटोन के फॉर्म में या कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, जिसकी फ्रिक्वेंसी भी किसके बराबर होगी, न्यू इक्वल्स टू E2 - E1 अपॉन H, यानी कि वही फॉर्मूला जो पीछे लिखा। इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये जो एमिशन की जो डायरेक्शन है वो मैंने ऐसे एक इंक्लाइन लाइन के फॉर्म में बनाई है। तो उसका मतलब क्या है कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो रैंडम होगा। रैंडम मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं वो एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड डायरेक्शन में हो, उसका जो फेज हो रेडिएशन का वो कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एमिट होंगे रेडिएशन वो रैंडमली होंगे और रैंडम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि उनका फेज जो होगा वो कांस्टेंट हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। और अगर फेज कांस्टेंट नहीं होगा तो वो नॉन कोहेरेंट कहलाएंगे, है ना। और अगर फेज कांस्टेंट होता तो वो क्या कहलाते, कोहेरेंट कहलाते। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है स्पॉन्टेनियस का और स्टिमुलेटेड एमिशन का। तो स्पॉन्टेनियस इज अ रैंडम प्रोसेस जबकि स्टिमुलेटेड इज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर फ्रिक्वेंसी आ गई न्यू, न्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, E2 - E1 अपॉन H, E1 अपॉन H। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया। यहां पर जो रेडिएशन एमिट होगा वो होगा रैंडम, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ एमिटेड रेडिएशन, एमिटेड रेडिएशन इज रैंडम। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो रैंडम होगी, है ना। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स वगैरह जब बनाओ। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी रेडिएशन एमिट होने की वो रैंडम डायरेक्शन होगी, जबकि जब मैं स्टिमुलेटेड की बात करूंगा तो वहाँ पर कंट्रोल्ड होगी। तो यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगा कि जो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जो एटम है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, वो एक बहुत कम टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर रुकता है, जिसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁸ सेकेंड्स तक होती है। तो लाइफ टाइम मैं ये भी लिख रहा हूँ, द लाइफ टाइम in higher state, the lifetime in higher state is usually 10⁻⁸ सेकेंड। अब ये जो वर्ड है या ये जो लाइन है जो लाइफ टाइम वाली, ये बताने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब यहाँ पर इसके साथ ये पहले से तय है कि यहाँ पर ये रुकना है नहीं, ये रुकना है नहीं, तो ये खुद ही अपने आप को क्या कर लेगा, स्पॉन्टेनियसली का मतलब है खुद ही अपने आप को तोड़ लेगा फोटोन के अंदर, है ना। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि इसको प्रोवोक नहीं करना पड़ेगा, इसको बाहर से फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आप एमिट हो जाओ। ये क्योंकि इसका लाइफ टाइम कम है तो ये अपने आप ही क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। तो इन स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, यहां ध्यान रखना, ये नोट लगा के भी लिख रहा हूं मैं, नोट लगा के लिख रहा हूं, इन स्पॉन्टेनियस एमिशन, एटम emits radiation at its own, ये खुद ही रेडिएशन को एमिट करता है। रीजन बीइंग कि वहां पर जो हायर स्टेट में उसका लाइफ टाइम है वो है ही बहुत छोटा सा, तो वहां से उसको जाना है तय है।
तो वहाँ पर वो रुकेगा नहीं तो वो रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं बात करता हूँ स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन, अब स्टिमुलेटेड का मतलब है सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, यानी कि इसके पहले जो मैंने एमिशन बनाया जिसमें हमने हायर स्टेट और लोअर स्टेट में जब रेडिएशन का एमिशन दिखाया था, तो एमिशन तो इस तरह से होगा, कुछ E इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ हो गया E2, यहाँ हो गया E1। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो रेडिएशन एमिट होगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, है ना। यहाँ पर जो रेडिएशन एमिट होंगे वो एक फिक्स डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ पर होगा क्या कि एटम जो पहले से एक एक्साइटेड स्टेट में है ना, एटम जो पहले से किस में बैठा है, एक्साइटेड स्टेट में बैठा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, या ऐसा कह लो कि एक फोटोन आएगा जो उसको इंड्यूस करेगा, एक जो सेम फ्रिक्वेंसी का फोटोन आएगा जो उसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, यानी उसको फोर्स करेगा कि एक और फोटोन या जो एमिशन है वो बाहर निकालो। तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसका मतलब क्या होगा कि एक एटम जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होगा कि उसके अंदर जो फोटोन होगा उसकी फ्रिक्वेंसी जो फोटोन है उसके सेम होगी, तो ये क्या करेगा, ये लोअर एनर्जी, लोअर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, लोअर स्टेट के अंदर चला जाएगा, और एक एडिशनल जो फोटोन है उसको बाहर निकालेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी जो इंसिडेंट फोटोन की थी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन an atom in an excited state, an excited excited energy state under the influence of the electromagnetic, under the influence of electromagnetic field of photon of frequency nu, incident upon it decays to lower energy state, emits an additional photon of same frequency, same frequency nu. Thus two photon of same frequency, one incident and other emitted, move on. Thus two photon of same frequency, two photons of same frequency, one incident and other emitted, move on. This is stimulated emission of radiation. This is called stimulated emission of radiation. Stimulated emission of radiation. इसको क्या नाम देते हैं, स्टिमुलेटेड
एमिशन नाम देते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में हो क्या रहा है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन में जो एमिशन हो रहा है वो डायरेक्शनल है, यानी कि वो एक प्री फिक्स डायरेक्शन में कंट्रोल्ड है, और यहाँ पर जो एमिशन होगा रेडिएशन का उनके बीच में कांस्टेंट फेज रहेगा। कांस्टेंट फेज रहेगा तो इसका मतलब वो जो बनेंगे वो कैसे सोर्स बनाएंगे, कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पर जो रहेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एनर्जी और फेज और स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द एमिटेड फोटोन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट स्टिमुलेटेड फोटोन। तो डायरेक्शन ऑफ, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, कंट्रोल्ड एमिशन नाम दिया जाता है। एक मिनट रुकना है, क्या हो गया भाई, इसलिए इसको नाम दिया जाता है कंट्रोल्ड एमिशन। तो डायरेक्शन ऑफ propagation, direction of propagation, energy, phase and state of polarization, propagation, energy, phase and state of polarization is same as that of stimulated incident photon. तो ये इंसिडेंट फोटोन जो आएगा उसके सेम फ्रिक्वेंसी रहेगी, सेम डायरेक्शन रहेगी, सेम पोलराइजेशन रहेगी। तो यानी कि जो स्टिमुलेटेड रेडिएशन होगा यहाँ पर वो कंप्लीटली कोहेरेंट होगा, और इसलिए ये जो प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन का, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस रेडिएशन पासिंग थ्रू एन असेंबली ऑफ एटम इज एम्पलीफाइड। तो इन अदर words, the stimulated radiation is completely coherent. Stimulated radiation is completely coherent. ये कंप्लीटली क्या होता है, कोहेरेंट होता है, और इसलिए इसके रिजल्ट में जो रेडिएशन पास होती है ना, रेडिएशन पासिंग थ्रू द असेंबली ऑफ एटम्स इज एम्पलीफाइड। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, as a result of this process, radiation passing through an assembly of atoms, passing through an assembly of atoms, is amplified. देखो भाई, ये तो अभी तक जो मैंने थ्योरी बताई उसमें तुम्हें बताया स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एमिशन, और उसके अलावा स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक हमने बात करी लेजर होता क्या है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन जो मैंने अभी तक इतना सा बताया उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला, लेजर वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ, जो कि
जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया उसका समरी है। तो लेजर वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन। ये याद होनी चाहिए भाई, स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि जो आज का जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जो भी तुम्हें बताया है, उसका जो निचोड़ है, जो क्वेश्चन है, वो ये लिख रहा हूं मैं लास्ट में। लेजर वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, spontaneous emission is a spontaneous emission is a किस तरह का प्रोसेस है, is a random process। ये कैसा प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। तीसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन इज ये कैसा है, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ये कैसा है, कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये कैसा है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यहां पर जो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, यहां पर जो रेडिएशंस आएंगे वो कोहेरेंट रेडिएशन आएंगे, है ना। यहां पर किस तरह के रेडिएशन आएंगे, कोहेरेंट, कोहेरेंट एमिटेड रेडिएशन। कोहेरेंट का मतलब इनका जो फेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट फेज रहेगा, कांस्टेंट फेज। यहां पर जो रैंडम प्रोसेस होगा तो यहां पर कोहेरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फेज कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां पर जो रेडिएशन आएंगे उनका पोलराइजेशन का स्टेट, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पोलराइजेशन स्टेट, पोलराइजेशन स्टेट is same as of incident photon, same as of incident photon, incident photon, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहां पर क्या बन जाएगा, फोर्थ, कि द लाइफ टाइम ऑफ एटम इन हायर एक्साइटेड स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ एन एटम in excited state, in excited state, तो एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना लाइफ टाइम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड। पांचवा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पांचवा क्वेश्चन बन जाएगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ मैटर इन ब्लैक बॉडी चैम्बर, इज अटेन्ड बाय, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और इसके अलावा जो तीसरा आया था एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो अभी जो आज मैंने तुम्हें कराया है उसमें जो एक क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे, इनको रट के बैठ जाना। अगर पूरा तुम नहीं भी कर पाते हो कोई बात नहीं, ये 5 जो क्वेश्चन बताए इनको याद कर लेना। फिक्स चीजें हैं, प्रेडिक्टेबल है किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। लेजर के जितने भी हम लेक्चर पढ़ेंगे 4 से 5, या जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक के, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के, वो प्रेडिक्टेबल होता है। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल है। तो जैसे मैंने आज तुम्हें 5 क्वेश्चन बताए हैं, किस तरह के 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बनते हैं। तो इसके बाद आगे जब हम आइंस्टीन कोफिशिएंट्स वगैरह पढ़ेंगे, जिसके दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में, वहाँ पर भी फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, वही आपको करना है। उसी के इर्द गिर्द जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे बनेंगे। तो आई होप जितना भी मैंने अभी बताया है आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।